स्केलेटल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेटा कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। क्लियर? कंकाल तंत्र शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हड्डियां। लेकिन कंकाल तंत्र में केवल हड्डियां ही नहीं होती हैं, कंकाल तंत्र के अंदर हमारी हड्डियां भी आती हैं, अस्थि जिसको कहते हैं, उपास्थियां भी आती हैं जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं, मांसपेशियां भी कंकाल तंत्र का ही भाग है। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट कराता हो वे सभी कंकाल तंत्र के भाग होते हैं बेटा। ठीक है? तो कंकाल तंत्र के तीन चीजें, तीन भाग हमें पढ़नी है। पहली बोन्स, जिन्हें हम अस्थि भी कहते हैं, जिन्हें हम हड्डियां भी कहते हैं। क्लियर? दूसरा उपास्थि, जिसको हम इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज, उपास्थि। और तीसरी चीज है बेटा मांसपेशी, यानी कि मसल्स। मसल्स कह दो, मसल कह लो, मांसपेशी। वे अंग जो हड्डियों से नरम और मांसपेशियों से मजबूत होते हैं उपास्थि कहलाते हैं। उपास्थि यानी कार्टिलेज। ध्यान दो बेटा, मानव शरीर में ये जो कठोरता है, इस कठोरता के लिए जो खनिज तत्व है वो है कैल्शियम। क्या है बेटा? कैल्शियम। जहां पर भी लचीलापन होगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा, उस लचीलेपन के लिए एक तत्व होता है, खनिज पदार्थ होता है बेटा, जिसे कहते हैं कोलेजीन। क्या कहते हैं? कोलेजीन। आपकी त्वचा, हमारे जितने भी, जैसे आंख है, आंख की बाहरी लेयर है जो, उसके अंदर भी कोलेजीन प्रोटीन है, तभी वो लचीली है, तभी वो नरम है। क्लियर? उपास्थियों में ये दोनों ही चीज पाई जाती हैं, कैल्शियम भी और कोलेजीन प्रोटीन भी। इसीलिए मांसपेशियां नरम भी हो सकती हैं और कठोर भी हो सकती हैं। उपास्थियां भी बेटा तीन प्रकार की होती हैं, आगे मैं आपको कराऊंगी। किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो कठोर ज्यादा हो जाएगी, मजबूत ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी में कोलेजीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो लचीली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद अब हम स्टार्ट करें बेटा। कंकाल तंत्र के मैंने आपको तीन पॉइंट बताए, कौन कौन सा? हड्डियां, उपास्थियां और मांसपेशियां। अब सबसे पहले करते हैं हड्डियां, बोन्स। पहली लाइन तो मैंने आपको लिखवाई दी बेटा अभी एक, है ना, कि हड्डियां किस चीज की बनी होती है बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ मानव शरीर में हड्डियां जो किस चीज की बनी हुई है? वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। आगे, हमारी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी गुड। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। एक बार मुझे बताने की कोशिश करो बेटा कि हमारी जो हड्डियां हैं उनका निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? वेरी गुड। क्या कहलाएंगी? ओस्टियोसाइट। मुझे पता लग गया कि ओस्टियो शब्द वो किसके लिए है? हमारी हड्डियों के लिए है। अगर उसकी आपकी कोशिका बतानी है तो कोशिका शब्द के लिए क्या है? साइट। क्या शब्द है? साइट। तो हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? ओस्टियोसाइट। लिख लो, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओस्टियोसाइट कहलाती है। ओस्टियोसाइट। हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ओस्टियोसाइट कहलाती हैं। एक बार इस शब्द को तोड़ देते हैं। देखो, ओस्टियो शब्द हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, और आपका साइट शब्द किसके लिए? कोशिकाओं के लिए, यानी कि सेल के लिए। सेल शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल करना हो तो एक ही शब्द है सेल के लिए, साइट।
हड्डियों का कहीं पर भी जिक्र करना है तो उसके लिए एक ही शब्द है ओस्टियो, और खास तौर पर शब्द बेटा ओएस। क्या शब्द है? ओएस। जैसे कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बेटा? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। लिख लो, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक शब्द कम से कम 50 वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, सिर्फ एक शब्द। अगर आपको पता है कि हड्डियों को साइंस की भाषा में ओस्टियो कहते हैं, तो हड्डियों से संबंधित आप 50 ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ओसिन लिखा हुआ है बेटा, ओसिन। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर? समझ आ गया बेटा? हड्डियों का रोगों का अध्ययन, ये तो हड्डी का अध्ययन हो गया भाई। हड्डी के अंदर क्या क्या चीजें मैं पढ़ूं तो मैं क्या कर रही हूँ? ओस्टियोलॉजी कर रही हूँ। और मैं क्या बन जाऊंगी? ओस्टियोलॉजिस्ट बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? ओस्टियोलॉजिस्ट। अगर मैं हड्डियों के रोगों का अध्ययन करूं, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्थोलॉजी। लिखो, हड्डियों के रोगों का अध्ययन, हड्डियों के रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोपैडिक शब्द आपने सुना होगा, ऑर्थोपैडिक, वो शब्द यहीं से निकल के आया है, जिसमें हड्डियों का इलाज होता हो। क्लियर? समझ आ गया? हड्डियों से, हड्डियों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्थोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा? ऑस्टियोलॉजी। हर एक का अध्ययन साथ के साथ कराते जाऊंगी ताकि आपको एक बार में ना पढ़ना पड़े सारे। एक बार में अगर सारे के सारे अध्ययन पढ़ोगे तो वो याद नहीं होंगे, आप उनमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अब इस एक शब्द से सारे वो लाइन क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। ठीक है? अब हम बात करें बेटा कि हमारी एक हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या काम होता है। तो आप कोशिश करें कि डायग्राम, वैसे तो आसानी है बिल्कुल, डायग्राम बनाने की कोशिश करें, इसी डायग्राम से आपको पढ़ना है आगे। ये हमारी हड्डियां, हड्डियों के बीच में एक खोखला भाग होता है बेटा। क्या होता है? एक खोखला भाग। उस खोखले भाग में एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? तरल पदार्थ। और कैसे रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। इसीलिए इस तरल पदार्थ को नाम दिया गया है पीला अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, आपको दिख रहा है सही? पीला अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो। इस येलो बोन मैरो का यानी कि पीला अस्थि मज्जा का सिर्फ एक ही काम है, वसा को संग्रहित करना, वसा को स्टोर करना। क्या काम है इसका? वसा को संग्रहित करना, संग्रहित करना, स्टोर करना। ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। कैसे याद करेंगे? गाय का घी कैसा होता है? पीले रंग का। ऐसे याद कर लो, पीला, गाय का घी, घी, वसा, वसा, चाहे वो वसा नाम दे दे चाहे वो लिपिड नाम दे दे बेटा, इसी वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं। इसी वसा को साइंस की भाषा में लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिपिड। क्या कह देते हैं? लिपिड। सेम इंग्लिश में है, सेम हिंदी में है, लिपिड्स। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हमारी हड्डियों के किस भाग में लिपिड स्टोर होती है, लिपिड संग्रहित होती है, तो क्या बताओगे? पीला अस्थि मज्जा में। कहां पर स्टोर होता है बेटा? पीला अस्थि मज्जा। क्लियर? समझ आया? इतना क्लियर हो गया? लिख लिया होगा ना साथ के साथ, वसा को संग्रहित करते हैं। लिख लो एक बार फटाफट से, पीला अस्थि मज्जा वसा को, पीला अस्थि मज्जा वसा को संग्रहित करता है। पीला अस्थि मज्जा वसा को संग्रहित करता है, फैट को स्टोर करता है। क्लियर? ध्यान दो बेटा,
हमारा पूरा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का बना हुआ है। तो ये भी तो कोशिकाओं का ही बना होगा। कोशिका या कोशिका के उत्पाद, उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जो कोशिका ने बनाया हो। कोशिका या कोशिका के उत्पादों का बना हुआ हमारा शरीर। अब ये तरल चीज है, इसका मतलब इसके अंदर कोशिका भी है और तरलता भी है। वो तरलता कहां से आई है? वो कोशिकाओं ने बनाई है, वो कोशिका के उत्पाद है। क्लियर? यहाँ पर वसा जो है बेटा, जो वसा है वो किस में स्टोर होती है? उस उत्तक का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वसा किस प्रकार के उत्तक में संग्रहित होती है, तो एडिपोज उत्तक में संग्रहित होती है बेटा। बॉयज लास्ट बेंच, चाहे तो बेटा बात करनी है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, अदरवाइज आवाज नहीं आनी चाहिए। गुन 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 जब बीच में बोलते रहते हो ना, ये नहीं आनी चाहिए बस। इसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। फिर जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो तुम्हें और थोड़ा अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, डीप बात बताना चाहती हूँ, वो बात नहीं बता पाती हूँ फिर मैं आपको। फिर मेरा ध्यान उसी पे जाता है फिर बार बार। तो वसा कहाँ पर स्टोर होती है बेटा? एडिपोज उत्तक में होती है। एडिपोज उस उत्तक का नाम रख रखा है। जैसे मैंने कोशिका का नाम बता दिया ना, ओस्टियोसाइट, वैसे ही कहीं पर भी आपकी मांसपेशियों में, आपके टमी पे, कहीं पर भी आपके यहाँ पे चिन्ह पे, कहीं पर भी वसा संग्रहित है। तो वसा किस प्रकार के उत्तक में स्टोर होती है? एडिपोज उत्तक में स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है बेटा? एडिपोज उत्तक में। लिखो, वसा, वसा एडिपोज उत्तक में संग्रहित होती है। एडिपोज टिश्यू में संग्रहित होती है। वसा एडिपोज उत्तक में संग्रहित होती है। पीला अस्थि मज्जा बिल्कुल क्लियर हो गया? सही समझ आ गया? पीला अस्थि मज्जा कहाँ भरा होता है? हड्डियों के बीच में खोखले भाग में भरा होता है। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। क्या भरा होता है? क्या करता है वो? वसा को स्टोर करता है, वसा को संग्रहित करता है। एग्जाम में अगर आ गया कि वसा किस प्रकार के उत्तक में स्टोर होता है, तो आपने नाम बताना है। एडिपोज उत्तक में स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। हमारी हड्डियों के लास्ट जो पोर्शन है, अंतिम छोर जो है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा स्पंजी सा स्ट्रक्चर होता है। स्पंज, स्पंज समझते हो ना? स्पंज वो शाइट जिसको कहते थे, जिसके बीच में छोटे 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 छेद होते हैं। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, बीच में छोटी छोटी लेयर सी बनी होती है। उन छिद्रों के अंदर एक लाल रंग का पदार्थ भरा होता है बेटा। क्या भरा होता है? लाल रंग का पदार्थ। ऐसे कहीं कहीं पर छिद्रों के अंदर ये लाल रंग का पदार्थ भरा होता है। इस लाल रंग के पदार्थ को कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं इसको? लाल अस्थि मज्जा। रंग के हिसाब से नाम रख दिया। पीला है तो पीला अस्थि मज्जा है, लाल है तो लाल अस्थि मज्जा है, जिसको इंग्लिश में रेड बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये लाल अस्थि मज्जा। अगर ये ना हो, तुम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हारा पूरे शरीर में खून की क्वांटिटी बिल्कुल, खून की क्वांटिटी मतलब के जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा? तीन प्रकार की ब्लड कोशिकाएं होती है, हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके अलावा रक्त की कोई भी कोशिका नहीं है, सिर्फ ये तीन ही है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये दिमाग में अपने क्लिक रखना है, अगर रक्त कोशिका नाम आ गया है तो सिर्फ तीन चीज हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पिसल। और डब्ल्यूबीसी का? व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल। प्लेटलेट्स तो है ही प्लेटलेट्स, जिसको हम विमाणु भी कह देते हैं। क्लियर? तो ये तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाएं हमारे लाल अस्थि मज्जा के द्वारा ही निर्माण की जाती है बेटा। यही निर्माण करता है उनका। चाहे आप आरबीसी की पूछ लो, चाहे डब्ल्यूबीसी की, और चाहे प्लेटलेट्स की। तीनों की तीनों किसने बनाई है? हमारी लाल अस्थि मज्जा ने बनाई है। किसने बनाई है? लाल अस्थि मज्जा ने। आपने वो मूवी देखी है एक, आई थी, जिसमें वो विलन जो है पैरालाइज्ड होता है, क्रिस 3 आई थी शायद, क्रिस 3 नाम था उसका, है ना? जिसमें है ना उसकी हाफ बॉडी, जो विलन होता है उसमें हाफ बॉडी पूरी पैरालाइज होती है। वो यही तो बात कहता है कि मुझे अपने पापा का बोन मैरो चाहिए। क्या चाहिए? बोन मैरो चाहिए। वो यही बोन मैरो बेटे, ये हमारी सभी हड्डियों में, जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उन सभी हड्डियों में पाया जाता है बेटा। लाल अस्थि मज्जा हमारा, पीला अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा, दोनों वहीं पर पाए जाते हैं बेटा। कहाँ पर? हड्डियों के अंदर। क्लियर? लिखो, सभी रक्त कोशिकाएं, सभी रक्त कोशिकाएं, ब्रैकेट में लिख देना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण हड्डियों के अंतिम छोरों पर, हड्डियों के अंतिम छोरों पर छिद्रों में भरे, छिद्रों में भरे लाल अस्थि मज्जा के द्वारा सभी रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण हड्डियों के अंतिम छोरों पर छिद्रों में भरे लाल अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। रिपीट करूं या लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? हाँ जी बॉयज, सबने लिख लिया लास्ट तक? ये समझ में आ गया सारा? ये हमारा हड्डियों के अंदर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। इसका मतलब अब तुम क्या बन गए? ऑस्टियोलॉजिस्ट बन गए। क्या बन गए? ऑस्टियोलॉजिस्ट। अब आपको पता है कि आपकी हड्डियों के अंदर कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये गलती मत करना बेटा कि डब्ल्यूबीसी का अगर निर्माण पूछ लिया तो डब्ल्यूबीसी सफेद रंग की होती हैं तो वो पीले में बनती होंगी। ये गलती मत करना। हमेशा ध्यान रखना तीनों ही रक्त कोशिकाएं कौन बनाएगी? हमारी लाल अस्थि मज्जा। कौन बनाएगी? लाल अस्थि मज्जा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपनी हड्डियों के बारे में पढ़ना कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कितनी हैं, क्या क्या नाम है, वो सब पढ़ना है अब हमें। ठीक है, लिखेंगे फटाफट से। अब एक क्वेश्चन तुम भी बता दो मुझे, बताओ मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जब पैदा हुए थे तब कितनी थी? 300 प्लस। कितनी थी बेटा? 300 प्लस। तुम 310 प्लस ऑप्शन भी लगा सकते हो। एग्जामिनर ऑप्शन इस ढंग से देगा कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, क्योंकि वहां पर गैप बहुत ज्यादा होगा उनके बीच में। अगर एग्जामिनर एक एडल्ट पर्सन में पूछता है, एक वयस्क इंसान के बारे में पूछता है, तो आपको कितनी हड्डियां बतानी है बेटा? 206। कितनी बताओगे? 206। जब आप एक नवजात शिशु थे, क्या थे? नवजात शिशु। नवजात शिशु को नियोनेट भी कहते हैं बेटा, नियोनेट। जब एक नवजात शिशु थे तो आपको वो ऑप्शन लगाना है जो 300 प्लस या 310 प्लस हो। वहां पे ऑप्शन में एक ही मिलेगा बेटा, ऐसा। क्लियर? समझ में आ गया? 300 प्लस या 310 प्लस एक ही ऑप्शन मिलेगा, वही आपको लगाना है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एक भ्रूण में, एक एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो किसे कहते हैं बेटा? भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण हत्या नहीं सुनी कभी? सुनी है ना? जो माँ के पेट में पल रहा हो, जो माँ के गर्भ में होता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। उसके अंदर पूछा जाए तो आपको वो ऑप्शन लगाना है जो 325 प्लस हो। कौन सा ऑप्शन लगाना है बेटा? 325 प्लस। अब मैं इसका लॉजिक भी बताती हूँ कि है क्यों ऐसा, कि पहले 325 थे, फिर 310 रहेगी, फिर उसके बाद 206 होगी यहाँ तक। जैसे जैसे हम कैल्शियम की मात्रा कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे छोटा बच्चा कैल्शियम लेता है, धीरे धीरे ये हड्डियां मजबूत हो जाती है बेटा। जो उपास्थियां होती है वो धीरे धीरे अस्थियों में रूपांतरित हो जाती हैं। एक छोटे बच्चे का शरीर बहुत लचीला होता है, आपने देखा हो कैसे भी मुड़ के सो जाएगा, उसके पैर कैसे भी मोड़ लेगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है, अभी इतनी मजबूती नहीं आई है, अभी उनके अंदर कोलेजिन की मात्रा है। इसीलिए उसकी हड्डियां किसी भी तरीके से मुड़ जाए, उनको दर्द का एहसास भी नहीं होता है। इसीलिए जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा उनके शरीर में जाएंगी, हड्डियों में जाएंगी, धीरे धीरे वो हड्डियां जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं। जहां पर चार हड्डियां, वहां पर पूरी हड्डी मिलकर एक हड्डी बन जाएगी। कैल्शियम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारे जो है हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्लियर? और अगर हम चरक संहिता की बात करें, एक मान्य पुस्तक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से, सो प्लीज इसको याद रखना। चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां मानी गई हैं? तो आपको ऑप्शन लगाना बेटा 360। कितनी? 360। फटाफट से लिख लो इसको।
क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? अब हम अपने शरीर की 206 हड्डियों को पढ़ते हैं। 206 हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया बेटा। कितने भागों में? दो भागों में। या तो चुपचाप, नहीं तो बाहर, डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल जी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। 206 हड्डियों को हमने कितने भागों में विभाजित किया बेटा? दो भागों में। पहला आता हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा होता है बेटा हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, जिसे हम अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम। नाम खुद बता रहा है कि ये कौन सी हड्डियां हैं। अक्षय कंकाल तंत्र सिर्फ धड़ के अंदर जितनी हड्डियां हैं। उप अंगीय, धड़ से अलावा हाथ और पैर, और वे हड्डियां जो हाथ और पैर को धड़ के साथ जोड़ रही हैं। क्लियर? ये सारी हड्डियां किसके अंदर जाएंगी बेटा? हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर। और धड़ में जितनी भी हैं, जैसे खोपड़ी में है, चेहरे में है, हमारी बैकबोन है, हमारी पसलियां हैं, वो सारी किसमें जाएंगी? हमारी अक्षय कंकाल तंत्र में। एक बार इस चीज को दिखा देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये हमेशा बैठी रहे। ध्यान दो बेटा, ये हमारी खोपड़ी यानी स्कल, ये पीछे हमारी बैकबोन, ये हमारी पसलियां, ये सारी क्या कहलाती हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा इनको छोड़कर, इस हिस्से को छोड़कर, बाकी हाथ और पैर और वे हड्डियां जो धड़ के साथ जोड़ रही हैं, वे सारी हड्डियां किसके अंदर जाएंगी बेटा? अपेंडिक्यूलर के अंदर, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर। समझ आ गया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अब हेडलाइन डालेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को आगे तीन भागों में विभाजित कर रखा है बेटा। पहला है खोपड़ी। खोपड़ी, जिसको हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्कल। दूसरा आती है हमारी पसलियां, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स। उसके बाद तीसरी है बेटा हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे इंग्लिश में बैकबोन कहते हैं। हमारे पूरे अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है बेटा? 80 हड्डियां होती हैं। क्लियर? समझ में आया? हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है बेटा? 26। कितनी होती हैं? 26। पसलियां कितनी होती हैं? 24। कितनी होती हैं? 24। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। इन पसलियों को आगे की तरफ एक हड्डी जोड़ने का काम करती है, तो वो भी साथ में यहीं पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ना तो वो खोपड़ी की जाएगी ना वो रीढ़ की हड्डी की जाएगी, तो पसलियों के अंदर लिख देते हैं। एक बार पहले बेटा इसको लिख लो, जो ये लिखा आपने कल लिख के, फिर मैं बाद में संख्या समझाऊंगी तुम्हें। तुम लिखने पे ध्यान रखोगे ना, फिर वो समझ में नहीं आएगा फिर तुम्हें। नाम नाम लिखो, अभी संख्या मत लिखो, नाम नाम लिखो बस अभी। लिख लिया? अब पूरा ध्यान सिर्फ संख्या समझने में करो। अक्षय कंकाल तंत्र में यानी कि धड़ में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। कितनी होती हैं? 80। रीढ़ की हड्डी में, ये वयस्क इंसान की बात चल रही है बेटा, एक नवजात शिशु की बात नहीं चल रही है, एक वयस्क इंसान की बात चल रही है। अगर हम रीढ़ की हड्डी में बात करें तो कितनी हड्डियां होती हैं? 26। हम पसलियों की बात करें, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो आप 12 जोड़ी ही बताओगे, आप 24 ही बताओगे। जोड़ों में पूछ रखा है तो 12 बता देना, टोटल पूछ रखा है तो 24 बता देना। अब वो किस लहजे से पूछेगा ध्यान दो।
मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन 12, 24, 26, 27। 24 उसने कुल पूछा है। अगर एग्जामिनर स्पेशली जोड़े शब्द दे, जैसे कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तब आप 12 बताओगे। तब कितना बताओगे? 12। तो वो क्वेश्चन पूछने का ढंग भी अलग होता है। उस टाइम पे है ना, जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि ये तो बिल्कुल आसान सा, ये तो मैम ने पढ़ाया था, फटाक से आंसर लगा दोगे। वो शब्द नहीं देखोगे कि यहाँ पे जोड़ों में पूछ रखा है, कुल में पूछ रखा है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और एक वो हड्डी है बेटा जो कि हमारी इन 24 के 24 पसलियों को आगे की तरफ जोड़ने का काम करती है, जिसको मैंने आपको नाम भी बताया था, स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। जिसके जो आकार है वो टाई जैसा होता है, जो स्कूल में टाई बांधते थे ना, उस जैसा आकार होता है, वही होती है ये स्टर्नम, जो पसलियों को आगे की तरफ जोड़ने का काम करती है। क्लियर? उसके बाद आगे बेटा हमारी स्कल यानी कि खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 29। एक बार गण के बताना, 26, 25 और 29 हो गई क्या टोटल? 80 हो गई। चलो, समझ आ गया। अब संख्या लिख लो फटाफट। ये चीज समझानी जरूरी थी, क्योंकि यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से गलती भी करते हैं बच्चे। ये चीज समझानी जरूरी थी, पसलियां। लिया। अब स्कल पड़ी। अब हेडलाइन डालो, स्कल। कितनी हड्डियां बताई थी स्कल में? बिना देखे बताना है। देख के बता रहे हो। 29 कितनी होती हैं? 29। अब हमने इस खोपड़ी को भी आगे विभाजित कर लिया। पहला भाग हमारा ऊपर जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित किए हुए ये वाला भाग क्या कहलाता है? कपाल। क्या कहलाता है? कपाल। जिसको इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। कपाल यानी क्रेनियम। क्रेनियम में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कितनी होती हैं? 8। ये चीजें तो बीच बीच में बताती रहती हूँ कई बार। अगला आ गया चेहरा यानी फेस। फेस में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14। कितनी होती हैं? 14। अगला आ गया कान। एक कान में कितनी हड्डियां? 3। भगवान ने कितने कान दे रखे हैं? 2। टोटल कितनी होगी? 6। एक हड्डी वो होती है जो बेटा हमारे गले में पाई जाती है, नाम होता है हायोड। नाम भी लिखवा दूंगी, पहले अभी गले की हड्डी लिखो सीधा। क्लियर हो गया? समझ आया बेटा सारा ये? क्रेनियम, चेहरा, कान और गले की हड्डी। कपाल में कितनी हड्डियां? 8। चेहरे में कितनी हड्डियां? 14। कान में कितनी हड्डियां? 6। एक में पूछे तो 3, दोनों में पूछे तो 6। जब तक स्पेशली ना कहे कि एक कान में कितनी हड्डी होती है, तब तक तुम्हें एक ही नहीं बताना। वो कहते हैं ना, वो एक रीजनिंग का चैप्टर आता है, जब तक कहे नहीं ना तब तक करना नहीं है। जब तक वो स्पेशली शब्द ना देना, तब तक तुम्हें अपने पास से सोचना के नहीं है कि ओहो एग्जामिनर ने तो हो सकता है एक की पूछी हो। ऑप्शन में अगर दोनों है ना बेटा, फिर आपको 6 ही लगाना है। ध्यान दो इस बात पे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा मानव शरीर में कान में कितनी हड्डी होती है, और वहां पर ऑप्शन में 3, 6, 8, 9 है, तो फिर आपको कितना लगाना पड़ेगा? 6। अगर एक की पूछी है तो 3, और अगर एक की पूछ ली है और ऑप्शन में उसने 6 दिया ही नहीं है, फिर लगा देना 3। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? चलो, अब हम पढ़ रहे हैं कपाल यानी क्रेनियम। एक बार मैं आपको इसमें और दिखा देती हूँ ये चीज। ये देखो बेटा, ये जो यहाँ पर आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? कपाल। क्या है? कपाल। और जितना ये आपको यहाँ पे ब्लू शेड दिखाई दे रही है, सारी क्या हमारे चेहरे की हड्डियां हैं। किसकी हड्डियां हैं? चेहरे की। उसके बाद हमारी कान की हड्डियां आती हैं, 3। ये हमारे चेहरे की हड्डी बेटा सारी। ऊपर जो ग्रे कलर का दिखा रखा है वो सारा क्या हमारा? कपाल। क्या है? कपाल। क्लियर? स्टार्ट करें कपाल को पढ़ना। चलो, हेडलाइन डाल लो, कपाल। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, कई बच्चियों को नींद आई हुई है।
जब तक आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे ना हो, 50 मिनट बैठ के वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है, टोटली वेस्ट। इससे अच्छा तो नींद पूरी हो जाओ, अगली क्लास में पढ़ पाओगे। अभी भी नहीं सोए, अगली क्लास में भी नींद आएगी, जो भी क्लास खराब गई अगली क्लास भी खराब गई, है ना। तो नुकसान, अगर नींद आई हुई है तो 1 मिनट लगती है कि मैम एक बार मैं जाए, तो कम से कम मुंह मत धो के अपने आराम से बैठो, कम से कम पढ़ तो पाओगे। ऐसे आधी नींद में तो बेटा भोजन भी ना होगा, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, खाना भी नहीं खा सकते ऐसे तो आधी नींद में। ये मूवी चला दूं जब 3 घंटा पहले उठ लो तो ये बोरिंग भी यही लगता है, बस सिर्फ पढ़ना। और मैं सारा आपको बेटा नॉलेजेबल चीज बता रही हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है ये, तो वो नींद में तो नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना, है ना। सो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव होके बैठा करो, दिमाग को समझाना तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे शरीर का भाग है। तुम्हें पता है कि हमारे दिमाग में एक ऐसा भाग होता है जो तुम्हें नींद लाने का काम करता है। हमारी एक ग्रंथि होती है बेटा जिसका नाम पीनियल होता है, और उसका हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन। वो रिलीज होते ही नींद आनी शुरू हो जाएगी। अरे है तो तुम्हारे शरीर का पार्ट ना, तुम्हारा दिमाग ही तो ऑर्डर दे रहा है उसको हार्मोन रिलीज करने का। तुम अपने दिमाग को समझाओ ऑर्डर नहीं देना, क्यों ऑर्डर देगा वो? तुम उसको कंट्रोल करो, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। थोड़ा सा अब आपको जैसे पता है कि जैसे सरकार का हिसाब किताब जैसा चल रहा है ना, उस हिसाब से तो बेटा अपनी नॉलेज पे काम करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए, आगे के लिए अच्छे लेवल पे पढ़ो बेटा, सेंट्रल लेवल पे जाओ, अच्छी जगह पे नौकरी करो, ठीक है। और उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालात देखते हुए अगर बात करें हम, तो हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए बेटे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं कपाल यानी कि क्रेनियम। पहले मैं आपको सिर्फ नाम लिखवाऊंगी, उसके बाद इसकी लोकेशन बताऊंगी। सबसे पहली हड्डी है बेटा फ्रंटल। फ्रंटल एक होती है ये, साथ में संख्या भी लिख रही हूं। दूसरी होती है पेरिएंटल। पेराइंटल होती है वैसे तो, लेकिन याद कराने के लिए पेरिएंटल लिख देती हूँ इसको, ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम के लिए। होता है इसका नाम पेराइंटल है। पेरिएंटल कितनी? दो। उसके बाद टेम्पोरल, कितनी? दो। अगली आ गई ओसिपिटल। एक। आगे स्फेनोइड। स्फेनोइड एक। लास्ट है इथेमोइड। याद कराना मेरी जिम्मेदारी बेटा, तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें अब इस पर लिखना है सिर्फ। लिखा हुआ कोई भी शब्द समझ में ना आए तो पूछ लेना। लिख लिया? लिख लिया बेटा? अब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पे होना चाहिए ताकि आपको याद हो। फ्रंट में ये पूरी की पूरी फ्रंटल होती है बेटा, यहां से लेकर यहां तक, जब तक अगली हड्डी ना आ जाए। यहां से पूरा का पूरा हिस्सा क्या है हमारा? फ्रंट। फ्रंट में फ्रंटल, ऐसे याद करो फ्रंटल। पेरेंट्स आशीर्वाद कहाँ पे देते हैं? यहाँ पे। तो पेरियंटल दो हड्डी होती है, एक यहाँ पे होती है पूरी की पूरी, एक यहाँ पे होती है। पेरियंटल पेरेंट्स, पेरेंट्स दो, पेरेंट्स आशीर्वाद यहाँ पे देते हैं, तो दो हड्डियां यहाँ पर हमारी पेरियंटल। वैसे पेरेंटल नाम होता है, याद रखने के लिए पेरियंटल रखा हो ताकि उस पेरियंटल को तुम पेरेंट से जोड़ सको। पेरियंटल क्लियर? उसके बाद टेम्पररी दर्द कहां पर होता है सर में? यहाँ पर। उस टाइम के लिए दर्द होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो यहां से लेकर पीछे तक, यहां तक हड्डी, यहाँ से ऊपर से पेरेंटल से जुड़ी हुई है, आगे फ्रंटल से जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी ये वाली हड्डी। नाम क्या है इसका? टेम्पोरल। जहां पर टेम्पररी दर्द होता है, टेम्पोरल। कितनी होती है? दो, एक इधर और एक इधर। क्लियर? अगली है
ओसीपिटल, क्या नाम है? ओसीपिटल। ओसीपिटल को याद कर लो हॉस्पिटल से। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जब बेड पे लेटे हैं, सबसे पहले यही हिस्सा लगता है ना, यही वाला। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी, जहां से पेरिएंटल आ गई, यहाँ से टेम्पोरल आ गई, पीछे की तरफ से चारों के चारों हड्डियों को जोड़ के रखने का काम किसका होता है? ओसीपिटल का। किसका काम होता है? ओसीपिटल। हॉस्पिटल, ओसीपिटल, ऐसे याद कर लो। ओसीपिटल। क्लियर? ये सारी की सारी ये वाली हड्डियां नीचे की तरफ झुक के, नीचे की तरफ दब के हमारे दिमाग को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि पूरे के पूरे कपाल का काम क्या है? हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसको सुरक्षित रखना। और उस नीचे की तरफ झुक के उसको नुकसान ना दे, उसलिए होते बेटा, उसको नीचे की तरफ पूरी सेफ्टी देती हुई होती है। सेफ्टी के लिए स्फेनॉइड, क्या नाम होता है? स्फेनॉइड। सेफ्टी के लिए स्फेनॉइड, ऐसे याद कर लेना। सेफ्टी के लिए स्फेनॉइड। सबसे चौड़ी हड्डी होती है कपाल की ये। नीचे की तरफ पूरी सब सारी हड्डियों से छूती हुई होती है। सबसे चौड़ी हड्डी होती है कपाल की, सबसे चौड़ी। शरीर की सबसे चौड़ी नहीं, कपाल की सबसे चौड़ी। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद इसी स्फेनोइड से टच करती हुई बिल्कुल छोटी सी हड्डी होती है, काम इतना ज्यादा उसका है नहीं। काम क्या? बस उसको स्फेनोइड को सेफ करना। स्फेनोइड को नीचे से वो भी झुकने से रोकती है। नाम क्या होता है उसका? इथेमोइड। क्या नाम होता है? इथेमोइड। इसको कैसे याद करोगे? स्फेनोइड से टच करती इथेमोइड, नोइड नोइड, ऐसे याद कर लो। एग्जाम में देखोगे ना, 1 सेकंड के अंदर याद आ जाएगा कि ऐसा कुछ मैम ने ट्रिक बताई थी, और 1 सेकंड में याद आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब मेरे साथ बोलेंगे ताकि आपको ये शब्द जो है ये प्रोनाउंसिएट करने भी आए बेटा। सबसे पहला कौन सा है? फ्रंटल। क्या नाम है? अगला पेरिएंटल। क्या नाम है? पेरिएंटल। उसके बाद टेम्पोरल। कहां पर होती है? ये वाली हड्डी, टेम्पोरल। पीछे की तरफ कौन सी होती है? ओसिपिटल। हॉस्पिटल, ओसिपिटल, ऐसे याद कर लेना। सेफ्टी के लिए स्फेनॉइड। क्या नाम होता है? स्फेनॉइड। सेफ्टी के लिए स्फेनॉइड। सबसे चौड़ी हड्डी कपाल की स्फेनॉइड। इसी स्फेनॉइड से टच करती हुई हड्डी होती है बेटा, नाम होता है इथेमोइड। क्या नाम होता है? इथेमोइड। ये जो स्फेनॉइड हड्डी है बेटा, ये हमारे कपाल की सबसे चौड़ी हड्डी है, और इसका आकार कुछ कुछ ऐसा बटरफ्लाई जैसा है बेटा। ऐसा सबसे चौड़ी है, फिर नीचे की तरफ से सेफ्टी करती हुई होती है, इसी से टच करती हुई हड्डी होती है बेटा, नाम क्या होता है उसका? इथेमोइड। इसीलिए इस हड्डी को हम की स्टोन भी कहते हैं। की स्टोन, की स्टोन क्या कहते हैं बेटा? की स्टोन। समझ में आ गया? चौड़ी हड्डी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं की स्टोन। की स्टोन होता क्या है बेटा? जो सबसे चौड़ा भाग हो और जो किसी चीज को सेव करता हो, इसलिए उसको की स्टोन कह देते हैं। की मतलब चाबी, जो पूरी जगह को सेव करती हो, और स्टोन मतलब जो मजबूत हो। क्लियर? समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, आगे मैं कल कराऊंगा।